जय श्री राम। तो आज की वीडियो में हमें पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव और फिर इसके कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र। पिछली वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र ही पढ़ा है, उससे पहले कूलाम का नियम, ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव देखो क्या है, दो ध्रुव, डाइपोल, दो ध्रुव, मतलब जब दोनों प्रकार के आवेश हो और बराबर मात्रा में समान परिमाण में एक दूसरे के बहुत ही निकट हो, तो उस सिस्टम को, उस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। जैसे एक ये माइनस क्यू आवेश है और दूसरा ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और एक दूसरे के बहुत ही पास है। मान लिया डी इनके बीच की दूरी। अब तुम कहोगे कि माइनस क्यू प्लस क्यू एक दूसरे को टैक्ट करके एक दूसरे के पास और क्यों नहीं आ जाते? तो इन पर बाहर से भी कुछ ना कुछ बाह्य बल लगेगा, जिसकी वजह से ये जो है ये अपनी गति से अपने स्थान से मतलब हिल नहीं सकते, मतलब एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे। और भी कुछ बल है जो इनको इनके स्थान पर पकड़े हुए, बांधे हुए, रोके हुए, ठीक है। तो एक दूसरे के बहुत पास है, इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। और एक और राशि हमको डिफाइन करनी है, वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अंग्रेजी में। तो ये क्या होता है? ये होता है जो आवेशों का जो परिमाण है, जैसे आवेश का परिमाण है, इसको प्रदर्शित करते हैं वैसे पी से, ठीक है। और ये एक सदिश राशि है। तो दिशा जो होती है इसकी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर दिशा लेंगे हम, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? आवेश का परिमाण और गुणा उनके बीच की दूरी, इसका जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? कूलाम। ये ऐसा ही मात्रक आवेश का कूलाम, दूरी का मीटर, तो मात्रक हो जाएगा इसका कूलाम और मीटर, कूलाम मीटर। विमा लिखनी हो तो कूलाम आवेश की AT और दूरी मीटर L, तो विमा हो जाएगी ATL, अटल। तो ये हो जाएगी इसकी विमा। अब जो है हमें इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, एक अक्षीय स्थिति में, एक निरक्षीय स्थिति में। तो ये जैसे मान लिया मेरा विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर माइनस क्यू, ए और यहाँ बिंदु ले लेते हैं बी। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश हो, जिसमें माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से, और जो दूरी है बीच की दूरी डी, इसको सुविधा के लिए, है ना, सुविधा के लिए 2D या 2L ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इसका बीच का बिंदु O ले लो, ठीक है। और दूरी क्या है? टोटल 2L है, जैसे 2L दूरी है दोनों आवेशों के बीच की, तो L इधर हो जाएगी, ठीक है, और L इधर, ठीक है, LL 2L, ठीक है। ये हो गया। अब इस O से इसकी अक्षीय स्थिति, मतलब इसी लाइन पर, इसी एक्सिस पर हम जो है R मीटर दूरी से, R मीटर दूरी पर, O से R मीटर दूरी पर ये पॉइंट है P, ठीक है। इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है? इस पॉइंट P पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ठीक है, बिंदु P पर। अब देखो हमने पिछली वीडियो में विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा आवेश हो तो हम उन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे और उनको वेक्टर फॉर्म में जोड़ देंगे, ठीक है। किसमें? सदिश रूप में, वेक्टर रूप में, ठीक है। मैं O है जैसे, तो इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, मतलब ये जो दिशा है इसको आई कैप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आई कैप। देखो वेक्टर में अगर आपने पढ़ा हो तो एक्स एक्सिस वाली दिशा को हम आई कैप, वाई एक्सिस वाली दिशा को जे कैप, जेड एक्सिस वाली दिशा को के कैप बोल देते हैं, ठीक है। ये दिशा का बताने का एकांक सदिश होता है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो प्लस क्यू है इसकी वजह से भी विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे और माइनस क्यू की वजह से भी, और दोनों को सदिश रूप से जोड़ देंगे, विद्युत क्षेत्र हमें मिल जाएगा। ओके, वेरी गुड। अब दूरी देखो दोनों के लिए अलग अलग है, ठीक है। यहाँ से आ रहा है ये L है, तो प्लस क्यू के लिए दूरी थोड़ी कम हो गई, कितनी बची? प्लस क्यू के लिए जो दूरी है वो है सिर्फ R माइनस L, R में से L दूरी क्या होगी? कम होगी। और माइनस क्यू के लिए दूरी क्या है? माइनस क्यू के लिए दूरी है R प्लस L,
ठीक है, आर प्लस एल किसके लिए, माइनस क्यू के लिए दूरी। ठीक है, तो प्लस क्यू के लिए दूरी कम है और माइनस क्यू के लिए दूरी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, ओके। अब विद्युत क्षेत्र निकालते हैं प्लस क्यू के कारण और फिर माइनस क्यू के कारण। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला याद है, अगर क्यू आवेश रखा हो कहीं पर और उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र हमें निकालना हो, तो आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सुविधा के लिए है ना। अब देखो, अब ये विद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो सकती है, एक इस दिशा में और दूसरा इस दिशा में। वो कैसे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इस आवेश पर। अगर ये आवेश प्लस का आवेश है तो ये किसी भी धनात्मक परीक्षण आवेश को क्या करेगा, दूर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, चल बल लगाएगा दूर की ओर, परे जा परे, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की ओर होगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर ये माइनस क्यू आवेश होता तो विद्युत क्षेत्र की ये दिशा होती। अब जैसे प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र जो है दूर की ओर होगा, इसको हम बोल सकते हैं E1। ठीक है, और माइनस क्यू आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र उसके खुद की ओर होगा। ठीक है, E2। और बिल्कुल 180 डिग्री का एंगल है दोनों में, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है, तो बड़े विद्युत क्षेत्र में से छोटा विद्युत क्षेत्र हम घटा लें या यू आई की सदिश रूप में जोड़ेंगे, चलो जैसा भी है। अब लिखते हैं प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू आवेश के कारण निकालते हैं पहले। तो इसको थोड़ा सा ऐसे बना ले ताकि अलग सा दिखे, द्विध्रुव क्यों है ना, यहाँ पर ये द्विध्रुव रखा है। तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर क्या हो जाएगा भैया, के, वही फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाला, क्यू अपॉन आर की जगह वैल्यू है इसकी दूरी आर माइनस एल, तो आर माइनस एल का स्क्वायर। और दिशा क्या है, अभी तो परिमाण ही लिखा है, खाली दिशा क्या है, ये आई कैप दिशा में है। ठीक है, आई कैप, तो दूसरे वाला E2 जो होगा माइनस आई कैप दिशा में। ठीक है, इसकी दिशा क्या है, आई कैप। ऐसे ही माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र ये इसको लिखेंगे E2 वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन, अब इसके लिए जो माइनस क्यू से दूरी है वो कितनी है, वो है आर प्लस एल। ठीक है, माइनस क्यू से दूरी कितनी है पी की, आर प्लस एल है, प्लस क्यू से आर माइनस एल थी, माइनस क्यू से आर प्लस एल है, तो आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, और दिशा क्या हो जाएगी इसकी, माइनस का आई कैप। तो कुल विद्युत क्षेत्र में क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, ई वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ठीक है, और इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये माइनस को आगे लगा लेते हैं, माइनस क्यू के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर आई कैप। ठीक है, एक ही बात है मतलब। अब विद्युत क्षेत्र जो है दोनों को जोड़ते हैं, पहले की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर आई कैप, और माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर आई कैप। तो ये वैल्यू बड़ी रहेगी क्योंकि नीचे आर माइनस एल जो है छोटा है, आर प्लस एल से छोटे से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बड़ी रहेगी, बड़े से डिवाइड करेंगे वैल्यू छोटा। कुल मिला के विद्युत क्षेत्र जो होगा वो आई कैप दिशा में, मतलब इस दिशा में। देखो जैसे समझो ये मेरा E1 है ना, और ये जो है यहीं बना लेते हैं E2 है, तो E2 छोटा रहेगा कुछ, तो कुल मिला के नेट ऐसे ये बचेगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, जिसकी दिशा तो आई कैप में है, परिमाण जो है घट के कुछ जो भी बचेगा। तो देखो के और क्यू तो कॉमन आ जाएगा, के क्यू जो है कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, आई कैप, इसको जो है
सोल्व करके देखना, ये सोल्व हो गए मतलब एल्शियम वगैरह लेंगे जब, तो ये बन जाएगा, ऊपर बचेगा 4RL। ये कहाँ से आया वो तो तुम ही देखोगे, अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ठीक है, दिशा आई क्या, दिशा लिखते चल रहे हैं भैया, विद्युत क्षेत्र वेक्टर रूप में लिख रहे हैं हम। अब देखो एक चीज बताओ, जैसे हमने कहा था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है आवेश का परिमाण और गुणा उनके बीच की दूरी, है ना। यहाँ पर देखो आवेश कितना है, Q है, और बीच की दूरी कितनी है, 2L है। तो यहाँ पर मैं Q गुणा 2L को क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिख सकता हूँ। देखो अब Q गुणा 2L कहाँ है, Q तो यहाँ है, और 2 जो है इस 4 को 2 गुणा 2 लिख लेंगे, वहाँ से आ जाएगा 2 और एक रहा L। तो ये एक्चुअली में क्या है, K इंटू 2R अलग रह जाएगा एक, इंटू Q इंटू 2L, ऐसे लिख लिया, Q इंटू 2L अपॉन में R² माइनस L² का होल स्क्वायर, और ये जो है Q इंटू 2L ये बन जाएगा P, यानी कि K इंटू ये 2 है, ये P है, ये R 2PR अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर आई क्या, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र आ गया। ओके, तो विद्युत क्षेत्र का जो एक्सप्रेशन आ चुका है वो है K इंटू 2PR अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर आई। अब मान लेते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव है वो बहुत ही छोटा, मतलब आवेश एक दूसरे के बहुत ही पास पास है, और जिस बिंदु पर हम निकाल रहे हैं वो P वो बहुत दूर है ना, कि यानी कि जो R है, ये दूरी जो R है वो इस L की तुलना में बहुत बड़ी है ना। यदि R जो हो वो बहुत बड़ा हो L की तुलना में, तो फिर R² की तुलना में L² तो बहुत छोटा ही हो जाएगा। मान लिया L 1 है, 1 सेंटीमीटर कुछ भी ले लो, 1 मिलीमीटर जो भी है, R 100 है, तो स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, तो 10,000 गुना बड़ा हो गया। अब 10,000 में से 1 घटा के 9,999 लिए, उसकी जगह 10,000 ही लिख लो, क्या इतना बड़ा फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं है। तो R² के समक्ष L² क्या होगा, नगण्य होगा, लगभग 0 होगा, इसकी कोई ज़्यादा औकात नहीं है, तो इसको यहाँ पर L² को हम 0 मान लेंगे। तो R² का स्क्वायर क्या हो जाएगा, R की पावर 4 हो जाएगा। तो E वेक्टर जो है वो हो गया K इंटू 2PR अपॉन R की पावर 4 आई। एक R की पावर कैंसिल हो जाएगी, 3 बचेगी यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा E वेक्टर बराबर K इंटू 2P अपॉन R³ आई कैप, है ना। K क्या होता है, K अगर निर्वात है, निर्वात के लिए जो होगा K होगा 1/4πε0। ठीक है, अगर आपेक्षिक विद्युतशीलता ER प्राविद्युतांक, इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता प्राविद्युतांक बोलते हैं, का माध्यम हो, तो K क्या हो जाएगा, K हो जाएगा 1/4πε0 में εr हो रहा जाएगा एक्स्ट्रा, है ना। तब विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा 1/4πε0 और 2P/R³। नोट करने की बात यह है कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो घट रहा है R³ के अनुसार वेरी कर रहा है, ठीक है। जबकि केवल एक आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र जो था वो किसके अनुसार घट रहा था, 1/R² के, और यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र वेरी कर रहा है 1/R³ के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी अगर P को जो है हमने उसकी डिस्टेंस डबल करी तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है वो 4 गुना कम होता था, यहाँ पे हो जाएगा 8 गुना कम, यानी क्यूब के अकॉर्डिंगली कम होगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है,
द्विध्रुव की हमने अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र निकाला, अब निकालना है निरक्षीय स्थिति पर, पैरा एक्सियल पुल। ई बी माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। ये द्विध्रुव है, ये मध्य बिंदु है O, ये दूरी L, ये दूरी L। अब इस बार निरक्षीय स्थिति में जो है यहाँ पर जो है ये बिंदु P है R दूरी पर, है ना, R दूरी पर। और यहाँ पर जो है हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है इस बार इस P बिंदु। देखो थोड़ा सा इसको मिला लेते हैं, और इसको भी ओके। अब मान लो ये माइनस क्यों आवेश है नहीं यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से नहीं मिला यार, यानी सिर्फ ये प्लस क्यों है और यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखता हूँ मैं क्यू नोट, तो ये क्या करेगा, इसको इसी लाइन के इसी दिशा में जो है उसको धकेल लेगा परे, क्योंकि परीक्षण आवेश धनात्मक होता है, धनात्मक आवेश जाएगा भाग यहाँ से। तो इसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ऐसे इस दिशा में होगा, ठीक है। ये E1 वेक्टर है ना। और जो माइनस क्यों आवेश है, अगर ये प्लस क्यों ना हो, ये क्या करता है उसको खुद की ओर खींचता अपने पास माइनस आवेश, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसका विद्युत क्षेत्र होगा इस दिशा में, है ना, ये E2 वेक्टर। हमें क्या करना है, बस इन दोनों वेक्टरों को जोड़ना है, ठीक है। और जोड़ने के लिए हमें इनके बीच का एंगल भी पता होना चाहिए, है ना, तभी तो जोड़ेंगे। ओके, तो मान लेते हैं ये एंगल जो है थीटा है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो ये क्या बचा, ये बचा 90 माइनस थीटा, है ना। ऐसे ही ये 90 है इधर, ये थीटा है, तो ये क्या हुआ, ये भी 90 माइनस थीटा ही हुआ, है ना। अब देखो ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा पूरा का पूरा वो क्या है, वो है 180 डिग्री। भाई ये एंगल तो पूरा क्या है, ये है 180 डिग्री। अब ये इतना जो एंगल है, ये इतना जो कि दो हिस्सों में बटा हुआ है, 90 माइनस थीटा ये, 90 माइनस थीटा ये, तो ये पूरा जो एंगल है ये हो गया 180 माइनस 2 थीटा, है ना। तो वही 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो पूरा क्या होगा 180 माइनस 2 थीटा, टोटल 180 है। तो इधर का ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 2 थीटा, है ना। ये एंगल क्या हो जाएगा 2 थीटा, मतलब ये जो एंगल है वो एंगल कितना है, ये एंगल है 2 थीटा। ओके, अब याद करो हमने जो है पिछले वीडियो में विद्युत क्षेत्र वाले में आपको बताया था, अगर मान लिया दो वेक्टर है जिसका इसका परिमाण है A और दूसरे का परिमाण है B, ठीक है, परिमाण लिख रहे हैं, और इनके बीच में अगर एंगल थीटा हो, तो जो A प्लस B का परिमाण होगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर का परिमाण, वो होगा अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस 2AB कोस थीटा, ठीक है, A² प्लस B² प्लस 2AB कोस थीटा। ऐसे यहाँ पर जो है E1 वेक्टर का इसका परिमाण जो है मान लेते हैं E1 है, और E2 वेक्टर का परिमाण E2 है, और इनके बीच का एंगल 2 थीटा है। तो इनका परिणामी वेक्टर का जो परिमाण होगा वो क्या होगा, हो जाएगा इसको बोल देते हैं E, है ना। परिणामी वेक्टर ई वेक्टर है, उसका परिमाण ही है, तो वो हो जाएगा अंडर रूट में E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2, और कोस में जो एंगल कितना है 2 थीटा है, तो कोस 2 थीटा ये हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, जो
यहाँ माइनस क्यों आवेश है या प्लस क्यों आवेश है, दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है, बराबर है। अगर दूरी देखो ये L है ये R है, तो ये दूरी क्या आएगी, अगर तुमने जो है पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी हो तो तुम्हें पता है ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का ये करण जो है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही आ जाएगी, है ना। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय ऐसे ही ये भी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगी। तो भैया दोनों की दूरी भी बराबर है ना। तो दोनों की वजह से विद्युत क्षेत्र के जो परिमाण होंगे वो क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, ठीक है। ये सिमिलर क्वेश्चन हमने विद्युत क्षेत्र वाली वीडियो में करा था, है ना भाई। देखो आवेश बराबर है, निकाल के देखो E1 को अगर तुम निकालोगे, E1 लिखना मान लिया, तो E1 क्या लिखोगे, परिमाण अगर लिखना है E1 तो 1/4πε0 यानी K लिख दिया तो शॉर्ट में। और आवेश कितना है, E1 किसकी वजह से है, E1 प्लस, चलो ये तो कुछ नहीं, बटे जो है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इसका रूट करोगे, है ना। अगर वेक्टर में लिखना है, अगर वेक्टर में लिखना है अगर, तो इसके साथ दिशा भी लगा देंगे। दिशा क्या है इसकी, बी पी दिशा है ना, इसकी दिशा क्या है, बी पी दिशा, तो बी पी कैप लिख देते हैं, है ना, बी पी कैप। ऐसे ही E2 वेक्टर जो होगा वो माइनस क्यू की वजह से इधर की ओर, तो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सब कुछ सेम है। लेकिन दिशा क्या हो जाएगी इसकी, दिशा जो है इसकी पी ए कैप है, दिशा क्या है, पी ए कैप है। तो देखो दोनों वेक्टरों के परिमाण जो है दोनों के क्या है, सेम ही है, बस दिशा ही तो अलग अलग है दोनों की। यानी मैं लिख सकता हूँ E1 जो है परिमाण बराबर है E2 के, ठीक है। और इसको इस चीज़ में यूज करते हैं, तो जो E है वो क्या आ जाएगा निकल के, ये आ जाएगा अंडर रूट में E1 स्क्वायर और दोबारा से E1 का स्क्वायर और 2E1 और दोबारा से E1 और कोस 2 थीटा। तो ये क्या हो गया, देखो जुड़ के E1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2E1 स्क्वायर और प्लस 2E1 स्क्वायर और कोस 2 थीटा। ऐसे देखो 2E1 स्क्वायर कॉमन ले ले रूट में, 2E1 स्क्वायर कॉमन ले ले, तो क्या बचेगा 1 प्लस कोस 2 थीटा। और तुमने अगर त्रिकोणमिति पढ़ी हो थोड़ी बहुत 10th क्लास में, तो तुम्हें पता होगा 1 प्लस कोस 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है 2 स्क्वायर। देखो अब रूट में से 2 एक 2 बार आ जाएगा, एक E1 बार आ जाएगा, है ना, E1, और एक कोस स्क्वायर थीटा का कोस 2 थीटा। मतलब परिणामी जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका ई वेक्टर, उसका परिमाण जो ई है वो क्या होएगा, 2E1 कोस थीटा। और E1 जो है यानी E1 वेक्टर का परिमाण वो मेरे को पता है, वो ये है वो परिमाण जो है ये है, दिशा ये है इसकी, तो वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो E बराबर 2 गुणा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये कोस थीटा कहाँ से निकाल लूँ, कोस थीटा जो है यहाँ से इस त्रिभुज से निकलेगा, ठीक है। देखो ये थीटा है, ये एल है और ये रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये आधार हो गया। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा करण, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के सामने लंब होता है ये आधार, 90 डिग्री के सामने करण, तो एल अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा कोस थीटा। तो ये हो गया एल अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कोस थीटा की वैल्यू रखी। अब ऊपर देखो क्या बन गया, 2L और गुणा क्यू, 2QL। ये क्या हो गया, ये पी की वैल्यू थी, दूरा गुण के हमने पढ़ा था आवेश का परिमाण, और उनके बीच की दूरी 2L है, तो ये पी हो गया। तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा, 1/4πε0 और पी अपॉन, यहाँ से देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, देखो रूट जो होता है ना उसको हम लिख सकते हैं किसी भी चीज़ की पावर हाफ, यानी रूट एक्स अगर कहीं लिखा है तो वो हो जाएगा एक्स की पावर हाफ, और अगर एक्स रूट एक्स लिखा है तो वो हो जाएगा एक्स की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर आधी है, तो जुड़ के 1 और आधी 1.5 हो जाती है, 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो जाएगी। देखो अब तक हमने
इस विद्युत क्षेत्र का परिमाण लिखा है, परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब तक इसकी दिशा नहीं लिखी हमने। दिशा देखो क्या होगी, अगर यहाँ देखो ये दोनों हमने E1 और E2 का परिमाण हमने देखा कि सेम है दोनों का। देखो E1 का भी और E2 का भी परिमाण जो है वो सेम है, मैग्नीट्यूड इनका। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा रिजल्टेंट, वो बिल्कुल इनके बीचम बीच से होके जाएगा, है ना, बिल्कुल बीच से। मतलब पूरा एंगल टू थीटा था, तो थीटा एंगल ऊपर, थीटा एंगल ऊपर और थीटा एंगल ही नीचे, है ना, थीटा एंगल ही नीचे। अब देखो अगर ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, तो ये दोनों क्या हुई, एक दूसरे के समांतर हो गई ना, समांतर। ये तिर्यक रेखा, ये बराबर इसके, है ना, समांतर। तो दिशा क्या हुई इसकी, दिशा हो गई इसकी, जो देखो ये दिशा है और यही दिशा क्या है, बी ए की दिशा है, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको आई कैप बोल लूँगा तो ये दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस आई कैप। तुम कहोगे ये तो नीचे है, ये तो ऊपर है, भाई फर्क नहीं पड़ता, दिशा है। एक्स एक्सिस को इधर मान लो इधर मान लो, कोई फर्क नहीं है। तो दिशा मैं माइनस आई कैप लिख दे रहा हूँ, है नहीं। तो दिशा क्या होगी, माइनस आई कैप हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब एक चीज़ और है, इसमें भी अगर आर बहुत बड़ा हो एल से, ठीक है, तो आर स्क्वायर जो होगा उसके सामने एल स्क्वायर को 0 मान लेंगे और फिर आर स्क्वायर की पावर 3/2 आर की पावर क्यूब बन जाएगी, है ना। यानी कि अगर आर बहुत बड़ा है एल से, एल स्क्वायर की वैल्यू लगभग 0 एल आर स्क्वायर के सामने, तो यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र ई बराबर 1/4πε0 और पी अपॉन आर क्यूब। देखो यहाँ वैल्यू पी अपॉन आर क्यूब आई है, ठीक है, और माइनस आई क्या, पिछले वाले में क्या आई थी, 2p अपॉन आर क्यूब। पहली चीज़ मतलब निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र अक्षीय स्थिति का आधा होता है, उतनी दूरी पर बात करें। उसकी दिशा जो थी वो प्लस की आई कैप थी, इसकी दिशा माइनस की आई कैप है। मतलब ये विद्युत क्षेत्र बिल्कुल उसके अपोजिट दिशा में। इधर जब हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था तो वो इधर की दिशा में कुछ विद्युत क्षेत्र बचा था आई कैप में, इसकी माइनस आई कैप दिशा। मतलब अगर कोई आवेश यहाँ पर रखा तो उस पर बल क्या लगेगा, इधर की ओर जाएगा, वो इधर की ओर जाएगा। प्लस क्यों तो कह रहा है उधर जा, माइनस क्यों कह रहा है इधर आ, तो वो ऐसे जाएगा बल इनिशियल पॉइंट पर। जैसे ही वो इधर आएगा तो दूरी जो है माइनस क्यू से कम हो गई, अब माइनस क्यू उसको अपनी तरफ बुलाएगा ऐसे। ओके, ये जो चीज़ हमने करी है, मतलब इनको जोड़ने का जो काम करा है ये फॉर्मूला लगा के, ठीक है। इसको बिना इस फॉर्मूले के हम कंपोनेंट से, मतलब इसके घटकों को तोड़कर E1 और E2 को उसके घटकों में तोड़ के तब भी निकाल सकते थे। देखो कैसे निकालते हैं अभी। तो देखो चित्र कैसा था हमारा, ये E1 वेक्टर और ये E2 वेक्टर, है ना। और जो परिणामी था वो इनके बिल्कुल बीच में आएगा क्योंकि दोनों का परिमाण बराबर है। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अब इसका जो है, इसका E1 का थीटा के एंगल पे कंपोनेंट देख के क्या हो जाएगा, E1 कोस थीटा हो जाएगा। बात करी थी हमने किसी वेक्टर का थीटा के एंगल पे कंपोनेंट E1 कोस थीटा होता है। और इसका भी क्या हो जाएगा, इस दिशा में क्या हो जाएगा, E2 कोस थीटा हो जाएगा। और E1 E2 हमें पता है बराबर ही है इसका। लेकिन कुछ कंपोनेंट E1 का इस दिशा में भी होगा, है ना। देखो ये एंगल थीटा है, ये भी तो 90 माइनस थीटा बचेगा ना, तो इधर भी कंपोनेंट होगा E1 कोस 90 माइनस थीटा, जो कि हो जाएगा क्या, साइन थीटा। और यहाँ पर भी E2 इसका इस दिशा में कंपोनेंट होगा E2 साइन थीटा। देखो कोई भी वेक्टर होता है, जैसे ये वेक्टर है ए वेक्टर, तो कुछ कंपोनेंट इसका इस दिशा में होगा, कुछ इसके परपेंडिकुलर दिशा में होगा। इसे यहाँ पर क्या है, थीटा का एंगल है अगर, और ए वेक्टर था, ये ए वेक्टर का परिमाण है, तो ये ए कोस थीटा और ये 90 माइनस थीटा का कोण है, तो ये ए साइन थीटा। ऐसे दो घटकों में उसको तोड़ लेते हैं हम। एक एक्स दिशा में घटक है देखो, एक वाई दिशा में घटक है नहीं। हाँ भी, तो ये क्या हो रहा है, ये साइन थीटा वाले घटक जो है एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये अपोजिट दिशा में है, ऊपरी दिशा में है, तो कट जाएंगे। और E1 E2 बराबर है साइन थीटा साइन थीटा, तो कट के 0 हो जाएंगे। जबकि ये जो E1 कोस थीटा E2 कोस थीटा वाले घटक है ये जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये एक ही दिशा में है। तो कुल विद्युत क्षेत्र का परिमाण हम लिखेंगे E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा,
और हमें पता है E1 E2 के परिमाण बराबर है, तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा यानी कि 2E1 cos थीटा। अगर ये असल में सिंपल पड़ता है, ऐसे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है ना। देखो यहाँ पर भी हमारा विद्युत क्षेत्र का परिमाण कहाँ लिख रहा है, कहीं तो लिख रहा है, ये रहा, E बराबर 2E1 cos थीटा ही आएगा। और यहाँ पर भी क्या है, 2E1 cos थीटा ही है। बाकी भाई E1 की वैल्यू पुट करनी है cos थीटा की, और दिशा क्या आएगी, माइनस के आई कैप दिशा। तो ये विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय निरक्षीय स्थिति में क्या होंगे, विद्युत क्षेत्र होंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए। जय सिया राम। कुछ सजेशन या अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं कमेंट वगैरह में। ओके, जय सिया राम।